नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला था। यह हमला ऐसा था कि पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भाषण के बीच में ही जवाब देने के लिए उतरना पड़ा था। उसके बाद राहुल गांधी का कुछ वैसा ही अंदाज आज अहमदाबाद में देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अपने पहले गुजरात दौरे में राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने मोदी के गढ़ में चुनौती दी है कि 30 साल से चल रही बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। गुजरात में ही राहुल ने मोदी के गुजरात मॉडल को फेल बताकर अयोध्या मॉडल से घेरने का ऐलान भी कर दिया। लोकसभा में राहुल के भाषण के बाद 2 जुलाई को गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह झड़पें हुई थी। इसी के बहाने राहुल ने कांग्रेस के चुनाव निशान पंजे को अभय मुद्रा करार दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, डरो मत, डराओ मत, ये सिद्धांत अपनाना है और इनको भगाना है। राहुल के पहुंचने से पहले ही जगह जगह राहुल गांधी के हाथ में शिव भगवान की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए थे। तो क्या कांग्रेस ने अब इसी को मुद्दा बना लिया है और इसी के बहाने मोदी सरकार पर हमलावर है? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। और मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। देखिए, जो ये इंडी अलायंस, ये सेलेक्टिव रिएक्शन देते हैं। तमिलनाडु में जहरीली शराब को लेकर के जो इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें उनका चुप रहना। वेस्ट बंगाल में एक महिला के साथ खुलेआम पिटाई होते हुए वीडियो सबने देखा, उसमें उनका चुप रहना। ये सेलेक्टिव अप्रोच कतई ठीक नहीं है देश के लिए, और देश हित में नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी और उसको लेके बहुत जोरदार बीजेपी कार्यकर्ता गुजरात में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 जुलाई को बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कई जगह जोरदार झड़पें भी हुई हैं। उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे और कहा कि डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा अपनाओ।
अभय मुद्रा यानी कांग्रेस के पंजे का निशान दिखाया। ये एक नई राजनीति है। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद लोकसभा में अपने पहले भाषण में जो जोरदार तकरीरें की थी, उसको लेकर जो हिंदू पर बयान दिया था उन्होंने, हिंसक हिंदू बीजेपी के नेताओं को कहा था, उसके बाद लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। एक नई तरह का नैरेटिव सेट हो रहा है। एक बार फिर 22 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होना है। बजट सत्र में राहुल गांधी एक बार फिर आक्रामक हो सकते हैं। देश की राजनीति एक नए जोरदार तरीके से नए उस पर पहुंच गई है, जिसमें राहुल गांधी बेहद आक्रामक तरीके से संसद हो या संसद के बाहर लगातार हमला कर रहे हैं। वो गुजरात में ही पहुंचकर गुजरात मॉडल को फेल बता रहे हैं मोदी के, और वहां कहते हैं कि अयोध्या मॉडल से हम बीजेपी को हराएंगे। 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा हम जरा से चूके, नहीं तो इस बार हम जीत जाते। ऐसा ही कुछ उन्होंने वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव क्षेत्र को लेकर कहा। उन्होंने कहा अगर जरा सा चूके नहीं होते तो इस बार मोदी वहां से चुनाव हार जाते। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, बीजेपी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक पांडे, नेता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विजय दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी आज गुजरात पहुँचे, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद किसी राज्य का सियासी पहला उनका दौरा था जो गुजरात गए, और आपको पता है गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी झड़पें हुई हैं उस बयान के, उस भाषण के बाद जो राहुल गांधी ने संसद में दिया था और जिसमें बीजेपी और के संगठनों को हिंसक हिंदू करार दिया था। इसके बाद पूरे देश में आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं डरो मत, डराओ मत, और पंजे को दिखा कह रहे हैं अभय मुद्रा अपनाओ। क्या कहिएगा? देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं और सालों साल से कहते आ रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, देश में दंगा कराना चाहते हैं, देश के अंदर जो अराजक तत्व हैं उनको शह दे रहे हैं। हम तो आज से शुरू से कहते आ रहे हैं और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी मंशा को कामयाब ना हो पूरा देखने के चक्कर में है, लेकिन मगर उनकी मंशा जो पूरी नहीं हो पा रही, उन मंशाओं को चाहते हैं देखना कि मेरे जो मंशाएं हैं देश में आग लगाने की उसको लगाई जाए, मगर वो लगा नहीं पाएंगे। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं तब तक ये नहीं लगा पाएंगे। ये अपने दिमाग से लगा निकाल। देखिए, रही गुजरात की बात, आज ये बात कर रहे हैं मोरबी की, और इन्होंने जहां जहां की बात करी जो गेम जहां तो वहां पे ये लोग इतनी बार गए। राहुल गांधी क्या गए वहां से यात्रा लेके निकल गए, मगर वहां के लोगों के संवेदना के लिए नहीं गए। आप वो छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, हाथरस गए थे, अभी हाथरस में हादसा देखा, सब कुछ देखा, मगर क्या स्टेटमेंट थी? क्या प्रशासन पूरा काम कर रहा है, मगर फिर भी क्या है कि विपक्ष गंदा और नंगा हो चुका है बोलने के लिए, तो शब्द विहीन इतने कुछ हो चुके हैं कि हमें भी मजबूरी हो जाती है बोलना। संघ ने हमें कभी नहीं सिखाया ऐसा बोलना, मगर एक बहुत ज्यादा जब उत्पीड़ित और मजबूरी हो जाती है, थोड़ा शब्द विहीन हमें भी हल्का सा होना पड़ता है। जितनी सरकारें आज, जितने भी राज्यों की सरकारें अदर पार्टियों की हैं, क्या अपनी करनी कसनी पे कभी बोलते हैं? क्या अपने विकास के बारे में बताते हैं? क्या भी अपनी नौकरी के बारे में बताते? क्या राहुल गांधी ने कभी पार्लियामेंट में खड़े होकर किसानों के विषय में मुद्दा उठाया, बेरोजगारी के बारे में मुद्दा उठाया? अच्छी बात है, आप नेता विपक्ष बने, मगर नेता विपक्ष के नाते बताना चाहिए देखिए हमने अपने राज्य के अंदर ये कार्य करके दिखाया, यह मिसाल पूरे देश। मगर राहुल गांधी बेचारों के पास ना तो वो मिसाल है और ना वो चीजें हैं, और उन्होंने 100 करोड़ हिंदुओं किस प्रकार अगर गाली बकबकी है तो सब पूरे देश ने देखी है, वो पूरा हिसाब लेगी। ये तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जाने कि गुजरात में सुपड़ा किसने साफ करा झाड़ू मार के, ये तो वो बताएगी। क्योंकि लोग, ये दल जितने आपस में मिले, अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए मिले। जो बेचारे 99 पे आउट हो गए हों, तीसरी बार बेचारों का फिर टर्म खत्म हो गया, उनसे आप क्या मिला सकते? तो यही है कि चाहते कि गुजरात में शांति क्यों है, दंगा क्यों नहीं है, क्योंकि इनके टाइम के कार्यकाल में गुजरात में बहुत लंबा चौड़ा दंगा रहा है। मगर हम गुजरात के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और गुजरात से भी धूल चटा के भेजेंगे। जो गुजरात की प्रदेश की जो कमेटी और टीम है उसको पूरा हमने कब्र में दफन कर दिया है गुजरात में, तो ये नजर नहीं आएंगे। ठीक है, भाजपा का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है गुजरात में और मजबूती से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, जिस तरह से राहुल गांधी जिस तरह संसद में बोले उसी तरह गुजरात में बोले अपने कार्यकर्ताओं के बीच, और वहां भी कहा
अयोध्या का मॉडल अपनाएंगे। अयोध्या का मॉडल है क्या? अयोध्या में चूंकि बीजेपी हार गई है, यही एक मॉडल है। बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं। गुजरात जाकर कहते हैं जहां कि मोदी के गढ़ में हम गुजरात मॉडल फेल हो गया है, अब यहाँ अयोध्या मॉडल चलेगा। थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए अयोध्या मॉडल का क्या है ये मामला। देखिए, जिस तरह से मोदी बायोलॉजिकल तो है नहीं, वो अवतारी है, खुद को भगवान साबित करने में लगे थे चुनाव में, तो उनपे अंधभक्त तो भगवान के भक्त ही है। चाहे ये करे वो करे, उनकी मर्जी। जिस तरह से देश का दुर्भाग्य रहा है कि धोखा जुल्मों का बादशाह तीसरी बार आ गए। जिस तरह से नौकरी के नाम पे 15 लाख खाते के नाम पर तो तमाम झूठ बोलकर एक व्यवसाय बना लिए देश में, जो देश के युवा आज भी रोजगार मांग रहे हैं। देश का नौजवान भटक रहा है, मोबाइल देख रहा है 8-8 घंटा 10-10 घंटा, रोजगार नहीं है। पढ़ लिख कर ये लोग बोलते हैं पकौड़ा तलो। अरे भाई, आप इतने बायोलॉजिकल नहीं हो, आप अवतारी और पकौड़ा तलवाओगे तो क्यों आप शिक्षा संस्थानों को बंद कर दो, IIT IIM सारा शिक्षा संस्थान बंद कर दो, पकौड़ा तलवाओ। तो राहुल गांधी जी ने इनके जो नित्य प्रतिदिन, आज ही इनके गिरिराज सिंह हो चाहे इनके कपिल देव अग्रवाल हो, अब कांवड़ को यात्रा पर ये लोग बोलते हैं कि मुसलमान का दुकान नहीं होना चाहिए और उस पे एक छांट कर। आज तक सौहार्द नहीं बिगड़ा। आज तक देश में कांवड़ यात्रा में ऐसा कोई नहीं रहा कि कोई दुकानदार का नेम प्लेट बदल दे और नेम प्लेट एक करके जो है वो है, दुकान खुलती रही है। तो इस तरह का बयान भी लोग ये है, देश के सौहार्द वातावरण को खत्म करने के लिए ये लोग बीड़ा उठाया है। ये लोग चलते हैं, मुजरा शुरू करते हैं और मंगलसूत्र पर पहुंचते हैं। एक आते मुसलमानों को छीन के दे देंगे बच्चा पैदा, ये तो इन लोग का भाषा रहता है। तो उसी भाषा पे हिंसक बात करते। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने संसद भवन में ये बताया कि ये हिंदू नहीं हो सकते, हिंदू कभी हिंसा की बात नहीं कर सकता, कभी असत्य बात नहीं कर सकता, और हमेशा दया, क्षमा और प्रेम और सौहार्द। इसीलिए अभय मुद्रा की बात बोले कि अभय मुद्रा हमेशा आपको सत्य का प्रतीक, चाहे प्रभु हमारे शिव जी ने, स्वामीनाथ जी ने, जी नवीन जी, अभय मुद्रा जो है वो हाथ का पंजा है क्या? हाथ का पंजा दिखा रहे थे राहुल गांधी जो अभय मुद्रा हाथ का पंजा नहीं है, शांति का प्रतीक है। जितने हमारे धर्मों में भगवान है सब हाथ से ही मांगते हैं। चाहे मोदी जी भी मांगे तो हाथ से ही मांगेंगे, हाथ काट कर कमल फूल नहीं दिखाएंगे, हाथ तो साथ साथ रहता है ना। तो इसलिए अभय मुद्रा में इसलिए कहे कि जिस तरह से झूठों का बोलबाला और 3 बार में लगा दिए देश में ताला, और याद आता है चुनाव में इनको खाला, और जबान पर हमेशा चलता है भाला। तो ये जबान, इनका जबानी वीर बोलते हैं। ये लोग ना नौकरी दे सकते हैं, ना इंडस्ट्री लगा सकते हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब ड्रामा। गुजरात में चाहे मणिपुर, जितने इनके RSS प्रमुख ने बताया कि राहुल गांधी जी को हल्के में मत लो, राहुल गांधी जी को हल्के में मत लो। राहुल जी एक रमक है, एक ताकत है, देश का उम्मीद है, जनता का विश्वास है, गरीबों, किसान, मजदूर, युवाओं का आस है। आपके झूठों का नहीं, जो खुद अवतारी करता है, जो मंगलसूत्र की बात करता है, जो मुजरा की बात करता है, और देश के लोकतंत्र और संविधान को ताड़ करने की बात करता है। राहुल गांधी जी बराबर हमारे इस संविधान की बात करते हैं। ये संविधान हमारे देश का भविष्य और निर्माण के लिए जिस तरह से अभय मुद्रा में नित्य प्रतिदिन लेकर हम दिखाते हैं कि जागो, समझो और देश को आगे लेकर चलो। देश जुमलों पर नहीं चलेगा। गुजरात अयोध्या में जिस तरह से हमारे अयोध्या के लोगों को वो 22 जनवरी की जो उद्घाटन में मेगा शो अडानी अंबानी को न्योता देते हो, बड़े पूंजीपतियों को देते हो, खुद अयोध्यावासी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का गवाह नहीं बने। ठीक है। और प्राण प्रतिष्ठा का उनके आप प्लेन बनाए, उनके जमीन छीन लिए, घर गिराए,
पूरा उन पे तबाही का मंजर गिरा दिए। इसीलिए तो अयोध्या हार गए। मोदी जी भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे अयोध्या से, लेकिन 3 बार उनको बोला कि यहाँ से मत लड़ना, नहीं तो बोरिया बिस्तर बन जाएगी, गुजरात वापस जाना पड़ेगा। बनारस में भी किसी तरह बचे हैं। चंदौली हार गए, गाजीपुर हार गए, सोनभद्र हार गए, मिर्जापुर हार गए, पूरा आसपास के सीट हार गए। इनका अहंकार, रायबरेली अमेठी हारते हुए ये पूरा अगल बगल उनके क्षेत्र हार गए। मोदी का अहंकार हराया और किसी तरह बच के निकल गए। ठीक है स्वामीनाथ जी, ठीक है। वहां थोड़ा हम सतर्क हो जाते तो हार मुंह की खानी पड़ती। ठीक है, क्योंकि जनता इस संविधान ठीक है। मैं से आऊंगा, डरता है। एक कमेंट सबसे ले लूं, फिर आता हूं। प्रदीप जी आता हूं, आपके पास भी आता हूं। सब लोग एक बार बोल ले जरा। दीपक पांडे जी, आपको आवाज आ रही क्या? आपकी आवाज मुझको मिल रही है। दीपक पांडे जी, राहुल गांधी अभय मुद्रा दिखा रहे हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, आप मेरी लोग बहुत छोटी सी बात, जी, मेरी एक बहुत छोटी सी बात, मैं बोल रही हूँ एक बात ठीक है, छोटी सी। ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। सर, एक किसी पढ़े लिखे प्रवक्ता को कांग्रेस के बुलाया करिए, जो कि एक बात को एक साल से व्यक्तिगत रिपीट टिप्पणी, करना। प्रदीप जी, थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत को टिप्पणी। लाया करिए, जिसे वो बोलने की थोड़ा सा प्रदीप जी, समझदार देखिए, आदमी हमारे शो में सब जो भी आते हैं सब प्रवक्ता सम्मानी को लोग आते हैं, लाओ। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। नहीं, अगर मैं ऐसा करूं तो आप मुझे ही मत बुलाइए। ऐसा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। अगर मैं भी ऐसा करूं तो मुझे भी मत बुलाइए आप। हमसे ज्यादा पढ़े हो। मुझे भी मत बुलाइए आप। अगर ऐसा करूं तो मुझे भी मत बुलाइए। मुझे यहाँ पर पार्टी, अगर मुझे सरकार की अगर नुमाइंदे के रूप में बुलाया है ऐसा क्या किया उन्होंने? तो कम से कम मैं अगर विषयों पे बोलता, मुद्दों पे बोलता हूँ, ऐसे आप बुद्धिहीन आदमी बुला लाते हैं जो एक ही रिकॉर्ड रोज बैठ के चलाते हैं। ऐसे रिकॉर्ड रोज चलाते हैं। इनको 15 लाख रुपए, इनको 15 लाख। प्रदीप भटनागर जी, ये उनके पार्टी का जो पक्ष है वो रखा उन्होंने। व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए कोई जगह नहीं है। आप दोनों शांत रहिए, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है स्वामीनाथ जी, आपकी बात रख दी मैंने। प्रदीप जी, आपकी बात आ गई, ठीक है। दीपक पांडे जी, जिस तरह से अभय मुद्रा की बात हुई है, आपकी पार्टी क्या राहुल गांधी जी का अभय मुद्रा वाली बात से सहमत है? देखिए, हम इतनी ही बात जानते हैं कि किसी भी पार्टी का जो मेन नेता है वो कोई भी अपना विषय किसी भी रूप में रख रहा है, और जो बात जिस मुद्रा में जहां पर रहकर जिस सिचुएशन में वो उस बात को रख रहा है, हमको उसी बात को उसी सिचुएशन में समझना चाहिए। यहाँ दूसरे विषय की बात आती है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर कौन सा मुद्दे को रख रहा है, उस मुद्दे को हम उठाकर दूसरे मुद्दे के साथ में अटैच करना या जोड़ना, ये न्याय संगत नहीं है। चाहे मेरी ही बात हो, अगर मैं किसी बात को कहूं अपनी, और उस बात को, मेरी बातों को आप उठाकर लेके जाकर किसी दूसरे विषय में उसको टैली कराने का प्रयास करेंगे, तो सदैव ये बातें तो हमेशा गलत ही लगेंगी। चाहे जो भी मेरा व्यक्तिगत सुनने वाला व्यक्ति हो, चाहे मेरे कोई जानने वाला व्यक्ति हो, चाहे मेरे पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे मेरे देश का व्यक्ति हो। थोड़ा स्पष्ट करिए, समझ में नहीं आया, थोड़ा स्पष्ट करिए। देखिए, स्पष्टता की बात इतनी ही है कि राहुल गांधी जी की जो इस समय नीतियां चल रही हैं, जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि जब शाहजहांपुर वाली घटना का जब आप लोग जिक्र कभी कर रहे थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता ने उनकी बात को रखा और कहा कि वो वहां पर आए और उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं की, वो गरीब लोगों से मिले, पीड़ितों से मिले, पीड़ितों के दर्द को समझा। हाथरस की बात कर रहे हैं, हाथरस की? जी, हाथरस की बात कर रहा हूँ मैं। और उन्होंने सारी बातों को समझा, देखा, सुना, और जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पर कार्य करना चाहिए था। जो ये घटना घटी, कहीं न कहीं उसमें प्रशासन का फेल्यूर था। अगर इसको तो हर व्यक्ति को मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो। मैं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, अगर इस तरह घटना घटती, तो समाजवादी पार्टी का भी फेलियर माना जाता। भाई, कम से कम दिल तो बड़ा रखना चाहिए। दल आपका बड़ा हो गया है तो कम से कम दिल तो बड़ा करिए। हम मानिए कि हाँ ठीक है, हमसे कुछ गलतियां हुई। गलतियां समाज में होना कोई गलत बात थोड़ी ना है। मनुष्य प्रवृत्ति है हम आप, हमारे आपसे बीच में गलतियां होती रहती हैं। प्रशासन के द्वारा कोई गलतियां की गई हैं तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो दीपक पांडे जी, अखिलेश यादव भी तो वहां जाते रहे बाबा के पास, उनकी पूजा करते रहे, उनके बयान पूरे पुराने चल रहे हैं, और अब तक उन्होंने शिव बाबा के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं है। तो आप लोग इधर राजनीति कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, आपने कहा बोला नहीं। लोकसभा में जब आप रहे होंगे तो जब आपकी मीडिया ने उनसे प्रश्न किया था तो उन्होंने कहा था कि बाबा को कौन बचा रहा है, तो उन्होंने कहा था कि बाबा को बाबा बचा रहे हैं, बाबा को दूसरे बाबा बचा रहे हैं।
ये बात तो ये तो आरोप हो भी गया, कही थी। ये तो आरोप हो गया। ये कहाँ कहा कि शिव बाबा गिरफ्तार करिए, पकड़िए, पूछताछ करिए, कहाँ कहा? भाई हम कहेंगे क्या कि जाके गिरफ्तार करिए, या आप कहेंगे क्या जाके गिरफ्तार करिए? नहीं, हम आप तो कह ही इतना सकते राहुल हैं ना। गांधी ने कहा, न अखिलेश यादव ने कहा, सबको वोट बैंक की चिंता है। बाबा के पास बड़ा नहीं, वोट बैंक है। उनका वोट बैंक क्या है? वो भाई जो व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहा हो, जो व्यक्ति धर्म के जुड़े हुए मुद्दों पर अपना काम कर रहा हो, उससे राजनीति से हमारा क्या लेना देना, और हमारा क्या सरोकार उनसे, उनका हमारा वोट बैंक से क्या मतलब है? क्या वो हमारी पार्टी के नेता हैं तो हमारे वोट कन्वर्शन करते रहे हैं? क्या उनके कहने पर हमारी पार्टियों को वोट मिलता रहा है? मायावती जी ने आज साफ ऐलान किया, मायावती जी ने कहा, उनके खिलाफ बोले बाबा जी को कि सत्संग में मत जाइए, लोगों से कहा, अपने लोगों से कहा, और कहा कि ये सब जो पाखंड है। आप लोग कहाँ बोल पा रहे हैं कुछ? न बीजेपी बोल रही है, न कांग्रेस बोल रही है, न समाजवादी पार्टी बोल रही है। जी तो अब बोल पाई जब उनको पता लगा कि ना, कि जब वहाँ पर उनको तो पता लग पाया कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति की व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है, तब उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया। उससे पहले कहाँ थी बाबा? कोई आज ही प्रकट हुए हैं क्या? बाबा आज से हैं 2007 हादसे के बाद कम से कम मायावती जी ने बयान तो दिया, एक लाइन तो ली। आप लोग तो जो है सरकार पे डाल के छोड़ दे रहे हैं। हमने तो बयान लिया, हम तो कह रहे हैं कि ना उस पर कार्रवाई की जाए। हम कहाँ कह रहे हैं कि वहाँ पे सत्संग में जाए कि ना जाए, ये जनता का प्रश्न है। हम किसी से कहाँ कह सकते हैं कि भैया आप मंत्री। ठीक है, आपने नया विषय उठा दिया, और मेरा जो सवाल था, मूल सवाल, उसमें आप गोल, उसमें जवाब देंगे आप? नहीं, मैं तो मूल सवाल पर ही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं जो भी बातें आपको कह रहा हूँ एकदम स्पष्ट बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सख्ताई करनी चाहिए उसको करना चाहिए। उसमें किसी का इंतजार करने की आवश्यकता क्यों है? उसमें क्या जरूरत है कि उसमें अखिलेश यादव जी बोले तब हम कार्रवाई करेंगे? उसमें क्या जरूरत है कि मायावती जी बोलेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे? राहुल गांधी जी के कहने पर कार्रवाई करनी है भारतीय जनता पार्टी ने, तब तो हो चुका। ठीक है, ठीक है। विजय दुबे साहब, आपने सुना सारे प्रवक्ताओं की बातें, अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग बयान और अपने अपने पक्ष। इन्होंने जो है राहुल गांधी गुजरात दौरे के बीच में हाथरस का मुद्दा उठा दिया, उस पर भी आपसे पूछेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं, और अभय मुद्रा कांग्रेस के पंजे को दिखा रहे हैं, और गुजरात में अयोध्या मॉडल की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये सब जो है कांग्रेस के लोग जो है इसको अच्छी तरीके से ले रहे हैं, या बीजेपी के लोग जो है समझ पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जब से विपक्ष की भूमिका में आई है और राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, इस पहले लोकसभा के पहले सत्र में उन्होंने जिस तरह से जनता के मुद्दे, जिनको कि वो इलेक्शंस में भी लगातार बोलते रहे हैं, और उस मुद्दे पे बीजेपी को काफी हद तक उन्होंने, जहां तक राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को काफी हद तक पीछे हटाने में, या बीजेपी से अपनी बहुत सारी सीटें वापस हासिल करने में, अपोजिशन इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ाने में, क्योंकि उनको इन सब चीजों में सफलता मिली है, तो राहुल गांधी आज लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में लोकसभा में भी उन बातों को, उन मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं ये मानता हूँ। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि जो आक्रामक तेवर, अगर मैं कहूँ कि राहुल गांधी के इस लोकसभा सत्र में देखने को मिले हैं, वो ये बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी बात को बड़ी सक्षमता और तार्किकता के साथ, या जो मुद्दे इतनी स्पष्टता के साथ, वो मैं समझता हूं कि जो भाषा वाला संकट जो राहुल गांधी के साथ है, अगर वो थोड़ा सा सुलझ जाए तो ये हिंदू और हिंसा इन दोनों को बीजेपी इस तरह से ट्विस्ट करने और जोड़ने में सफल नहीं हो पाएगी। तो राहुल जी को, अगर मुझे लगता है कि भाषा के स्तर पे, जैसे उन्होंने इंग्लिश में अपना एड्रेस चालू किया था, अगर वो अंग्रेजी में भी अपनी बातों को लोकसभा में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बातों को पूरी स्पष्टता के साथ राहुल गांधी को रखना पड़ेगा। हमलावर होने के साथ में इस सतर्कता के साथ भी रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी उसका राजनीतिक लाभ उठाने का जो अवसर ढूंढती है शब्दों की बाजीगरी में, वो कहीं राहुल गांधी के लिए जिस प्रकार से कि बीजेपी ने कह दिया साहब कि पूरे हिंदू समाज को आप तो एड्रेस कर रहे हैं, तो ये पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने का कहीं भी राहुल गांधी का ये पुट नहीं नजर आता है। लेकिन अगर बीजेपी जिस प्रकार से कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी आपने अगर गौर से देखा हो तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसे मुद्दे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनके दूसरे पहलुओं को उठा के लोगों के बीच लेके गए, और उसमें कांग्रेस को काफी हद तक
पीछे बिल्कुल। सफलता भी मिली और बीजेपी को जो बीजेपी सफलता मिली, कांग्रेस को पीछे हटना पड़ा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई आप हमलावर तो हैं, चाहे आप अयोध्या की बात करें गुजरात में जाके या गुजरात की ही लोकल बात करें, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि आप जो जो तारतम्य बिठाना चाह रहे हैं उसका राजनीतिक लाभ अपोजिशन की या सत्ता पक्ष जो भी दूसरी पार्टियां हैं वो कैसे उठा रही हैं, उस चीज को भी समझना होगा। क्योंकि जो राहुल गांधी ने कहा था, मुझे उस चीज में पूरे हिंदू समाज को ये बताने का कोई उनका उसके पीछे सोच नहीं थी कि वो पूरा हिंदू समाज जो है वो हिंसक है। बिल्कुल। दरअसल उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को टारगेट किया था। बिल्कुल, बीजेपी इस तो बात को लेकिन ले उड़ी बीजेपी और ने उसके इसको किस शब्दों शेप को में दिया। उसी जी। उसी के बहाने गुजरात में उन्होंने बहुत जोरदार संघर्ष हुआ है बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में 2 जुलाई को। देखिए वो तो नहीं, वो तो हो रहा था। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को पूरे हिंदू समाज से जोड़ के बताने की कोशिश की। जो मैं जिस राजनीतिक लाभ उठाने की बात कर रहा हूँ, वो लाभ भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर उठाने का प्रयास करती है बिल्कुल। और वो उन्होंने किया। और राहुल गांधी की जो बात है कि भाई राहुल गांधी जो शब्दों की जो सतर्कता बरतने वाली बात मैं कर रहा हूँ, उसको कहीं राजनीतिक तौर पर टूल बना के ना इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आ रहा हूं प्रदीप भटनागर जी, आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद आ रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत। आज बात चले राहुल गांधी जिस तरह से गुजरात दौरे पे गए और वहां बेहद आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बरसे। उन्होंने कहा कि अयोध्या मॉडल के दम पर हम गुजरात मॉडल ध्वस्त कर देंगे। मोदी के गढ़ में इतना बड़ा ऐलान हाल फिलहाल किसी बड़े नेता ने नहीं किया था। इस पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप भटनागर जी है नेता बीजेपी के, स्वामीनाथ जायसवाल जी है प्रवक्ता कांग्रेस के, दीपक पांडे जी हैं नेता समाजवादी पार्टी के और विजय दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रदीप भटनागर जी, आपके पास आना चाहूँगा। आप जो है अपने विचार पूरी तरह से रख लीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, अपनी बात पूरी करने के बाद जब कांग्रेस के प्रवक्ता बोलेंगे तो कृपा करके बीच में मत बोलिएगा, शो खराब हो जाता है। एक ही बात में पूरी बात रख लीजिए, मैं पूरा मौका दूंगा। बात सुनने नहीं बैठा यहाँ पे, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। हमने सभी मेहमानों को, सभी हमारे लिए सम्मानीय है और सब पार्टी की बात करें। निजी हमले, निजी बातचीत के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। निजी हमले आप लोग बाहर निपटाइए, ठीक है? चैनल भी सम्मानित है, मेरे साथी जो बैठे वो भी सम्मानित है जी। अपनी बात पूरी रखिए, पूरा मौका दूंगा आपको, बाद में मत बोलिए। आपत्ति नहीं है, मगर जो ये गीत जो सालों साल जो चल रहा है, मुद्दों पे बात नहीं होती, क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया जाता, थोड़ा सा ये मुझे आपत्ति। देखिए, प्रवक्ता का जो है वो अपना विशेषाधिकार है। आप यहाँ पे आए हैं, आपके विचार जो है रखना आपका विशेषाधिकार है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वही तो कह रहा हूँ, विचार तो नए लाइए, 10-10 साल पुराने अपनी बातों में आप अपनी बातों में रखिए ना, अपने समय पे आप उनको क्या वो क्या बोलेंगे ये आप थोड़ी तय करेंगे ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी बात रखिए, अपनी पार्टी की बात रखिए। जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार बोल रहे हैं, मैं राहुल गांधी गुजरात मॉडल को फेल बता रहे हैं, अयोध्या मॉडल के दम पे राजनीति करेंगे और चुनाव जीतेंगे। अयोध्या मॉडल मुझको समझ में अभी तक नहीं आ रहा है, आपको समझ में कुछ आया? बिल्कुल। मैं राहुल गांधी नेता विपक्ष पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी को समझदार बनना चाहिए, नेता विपक्ष बन गए। इतने बड़े जो सीट मिली है बेचारों को, गरीब को 10 साल बाद नेता विपक्ष बने इस पार्टी को, वो भी बेचारी 100 पार नहीं कर पाई। मैं उसके नेता को और उस मुखिया को कहना चाहता हूँ, कम से कम झूठ तो न परोसे बैठ के। अभी जो हिंदुत्व की बात चल रही थी कि हिंदुत्व के ऊपर जो हिंसक होते हैं, जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी करी, तो मैं पूछना चाहता हूँ खासतौर सबसे पहले विश्लेषक जो बैठे साथ में उनसे और उसके बाद कांग्रेस के नेता से, क्या जिन्होंने करोड़ों लोगों ने भाजपा को वोट दिया है वो हिंसक है? जो करोड़ों कार्यकर्ता भाजपा के आज समर्थन और 7 कार्यकर्ता जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो हिंसक है, हिंदू है वो? तो थोड़ा सा आपको अगर वो यही तो कह रहे हैं कि वो यही तो कह रहे हैं कि उन्होंने सबको नहीं कहा है, वो कह रहे हैं केवल बीजेपी के लोगों को कहा था और बीजेपी ने सबका आरोप बना दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं जो करोड़ों लोगों ने जो आस्था दिखा के भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को अगर वोट करा है तो सारे हिंसक है वो। तो राहुल गांधी ये कहना चाहते हैं, तो राहुल गांधी को बात का जवाब देना चाहिए। वही वोट जिन्होंने हिंदुओं ने वोट दिया है
मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, हिंदुओं ने वोट दिया और हिंदुओं ने सरकार बनाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुस्लिमों ने वोट ही नहीं दिया है क्योंकि उनको 8,500 रुपए चाहिए थे महीने खटाखट। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ आपके चैनल में बैठ के। दूसरी चीज आइए राहुल गांधी जी की फिर आता हूँ। अब राहुल गांधी जैसे विपक्ष नेता विपक्ष बन गए मगर फिर भी समझदार नहीं बन पाए बेचारे, कि इन्होंने फौज पे उंगली उठाई फिर से और सेना पे उठाई इन्होंने मुद्दे पे, और उन्होंने इतने उम्र में बड़े रक्षा मंत्री जो रहे दूसरी बार फिर बने, उन्होंने उसका जवाब दिया तो उन्हें भी झूठा बोल रहे वो। उन्होंने विशेष जो देखिए झूठ बोलने की एक सीमा होती है। पहले आपको फैजाबाद याद आता था, आज आपको अयोध्या जी रट रहे हैं आप, राम राम रट रहे हैं आप। जिन राम के विरोध में रहे, ये उस राम के जिस राम के अनुयायियों को पैरों में मटके और रेत बांध के यमुना जी में सरयू नदी में बहा दिया हो, जिन्हें गोली मारी गई हो, आज वो राम के अनुयायी बन रहे हैं बैठ के यहाँ पे, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के। और ये बाबा की बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी के नेता बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि लड़कों ने चमत्कार उत्तर प्रदेश में दिखा दिया था। दूसरा लड़का कहाँ गायब हो गया? एक लड़का तो पहुंच गया 53 साल का, दूसरा लड़का दिखाई नहीं दिया अभी तक ना। दूसरे लड़के की स्टेटमेंट आई। लखीमपुर तो झारखंड से और छत्तीसगढ़ के सारे मुख्यमंत्री भाग लिए थे, आज लड़के नजर नहीं आ रहा, आज एक भी नहीं भाग रहा वहां पे। और वहां तो इतने बेचारे 123-24 जो मरे हैं। और आप बता दूं आपके माध्यम से, जितने भी लोग रहे देहांत हुआ और उनके परिवार वालों ने, इतने पूरे भारतीय जितनी बड़ी मीडिया है सबने उनके सेवादार और उनके श्रद्धालु ने, एक ने भी बाबा के बारे में बुरा नहीं बोला, एक ने उनकी बदतमीजी से नहीं बोला। मगर बाबा का जो हरकत है, बाबा बचेंगे नहीं, बाबा कहीं भगले। अक्षय और राहुल क्या नाम अखिलेश जी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, छुपा रखा है, अखिलेश जी का भी नाम आ रहा है, अखिलेश जी को भी जवाब देना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी बात देखिए, जो जिस बराबर में इनकी लोकसभा जहां से जीत के आए, इतना समय नहीं मिला अब तक वहां लोगों को जाने के लिए, जिनके वोट बैंक, जिनको वोट का यूज करके पार्लियामेंट पहुंचे। ये केवल भ्रष्टाचार को अपने छुपाने के लिए ये 7 इंडी गठबंधन बनाया इन्होंने। अब यही गुजरात की बात, गुजरात में तो वैसे भी बेचारे कहाँ हैं विधानसभा चुनाव में, और क्या रखते हैं उसमें। अब आप अयोध्या जी आज रहे राम मंदिर, देखिए फिर झूठ उन्होंने बोला एक और, फिर आगे वहीं पे में अब राहुल गांधी वही झूठ जाए गुजरात में बोल रहे हैं कि जितना भी विकसित और विकास कार्य हुए अयोध्या जी में, ये उनको मुआवजा नहीं दिया। और माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया के माध्यम से कहा कि 1,700 करोड़ रुपए के लगभग सबको दिया गया, और इसका इंटरव्यू कई चैनलों ने दिखाया। जो नई कॉलोनियां बसाई गई, दुकानें दी गई, घर दिया, घर बनाने के लिए पैसे दिए, मगर राहुल गांधी फिर भी वहां झूठे सर करार हुए। अब आइए एक विषय को और, मणिपुर पे आइए। अब मणिपुर पे इन्होंने पूछा था माननीय प्रधानमंत्री सवाल, तो रण छोड़ हो गए, पूरा नेता पूरा विपक्ष रण छोड़ हो गया। तो विश्लेषक साहब को थोड़ा सा चीजों पे बारीकी से बताना चाहिए कि आपने हिंदुओं को ही बोला है हिंसक, आपने भाजपा के वोटरों को बोला है हिंसक, तो ये आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, जो भाजपा के खत्म सर, मुझे थोड़ा सा मेरे तो तभी 3 जनों का जवाब देना है। जिस प्रकार से जो वोटरों ने अपना प्यार और समर्थन भाजपा को दिया, आपने उनको हिंसक पाया है, तो मैं समझता विश्लेषक साहब को थोड़ा सा अच्छा विश्लेषण करना चाहिए था। और एक कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस को 15 लाख रुपए चाहिए, कांग्रेस को सीट चाहिए, मगर देश नहीं चाहिए, क्योंकि देश की कभी बात नहीं करते। आपने इतने मुद्दे उठाए, आपको अगर जनता ने आपको माइंडेड नेता विपक्ष बनाया, जो बेचारे 10 साल गरीब वंचित रहे विपक्ष बनने में, फिर भी देखिए दिल कितना बड़ा था प्रधानमंत्री जी का, उनको विपक्ष का ओहदा दिया और बैठाया उनको, मगर कहीं पे बोल नहीं पाए। अब झूठ बोल के अब आप आ जाओ लोकसभा में अपना विपक्षी मजबूती से लेके, तो समझना पड़ेगा ना। आप अगर जनता सच बोल के आए, मैं कहता हूं आपको कसम है अपने बच्चों की, अगर एक भी सच बोला कांग्रेस ने, तो चुनाव दोबारा लड़ लीजिए, पता लग जाएगा। अभी उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में, दूध का दूध पानी हो जाएगा, क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा पूरी कांग्रेस कमेटी से भी और उनके मुखिया से भी, झूठ बोल के राजनीति ना करें। ठीक है स्वामीनाथ जी, बहुत झूठ बोल रहे हैं आप लोग, सारे मुद्दे झूठे उठा रहे हैं। अयोध्या का ये क्या है मॉडल जिसके दम पे आप गुजरात में चुनाव जीतेंगे? वो जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं जमीनों को मुआवजा नहीं दिया, लोग नाराज थे। नवीन भाई देखिए, अभी मोदी जी भी जिस तरह से आसाराम और झासाराम के पास जाते रहे हैं,
आसाराम के पास, और राम रहीम को पेरोल पे पेरोल दिला गया जो एक अपराधी था। ये राजनीतिक समीकरण तो चलते रहता है, कभी आसाराम के चरण में, कभी। लेकिन मैं आ रहा हूँ अयोध्या पे। अयोध्या आप कवर किए होंगे, गए होंगे, मेरा तो वहाँ रिश्ता है, ससुराल है, लेकिन वहां गए होंगे तो देखे होंगे कि वहां का जो निवासी है बेचारा इतना बेदम हो गया है, उनके घरों को जिस तरह से तोड़ा गया है, वहां रोजगार छीना गया है, मंदिर के नाम पर लोगों के घरों को तोड़ तोड़कर बाहरी लोगों को बसाया गया, होटल इंडस्ट्रीज वगैरह लगाने वाले जिस तरह से गुजरात के लोग आए यहाँ पे, तो वहां के लोग जिस तरह से भ्रमित हुए, तो उन्होंने एक तमाचा खींच के गाल पर मारा, ये राम हमारे हैं और इस राम को हमसे बिछड़ा रहे हो। अब अंबानी अडानी को बुला रहे हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुला रहे हैं, और हमें घर में बैठकर हमारे राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसका गवाह हम नहीं बन रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस जगह पर हमारे घर में हमारे छाती को ओदू धरने का काम कर रहे हो, और जिस तरह से हमारे मित्र भटनागर जी बड़े ज्ञानी महापुरुष बन रहे हैं, इन डिग्री पर, जिसके खुद ही प्रधानमंत्री के डिग्री का इंटीरियर डिजाइन में का वो क्या किए हैं, और उनका पता नहीं। मैं छात्र संघ निकाय का नेता भी रहा हूं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं और वहां से जन्मा हूं। हम फर्जी डिग्री लेके नहीं चलते। मैं डेट, तारीख और समय बता देता हूं, जाके हमारे यूनिवर्सिटी में पता कर सकते हैं कि पढ़े लिखे, आप कितना ज्ञानी पढ़े लिखे हो। एक पढ़े लिखे ज्ञानी को जब जो आपके नेता जब नाली से गैस निकाल देते हैं, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़ा तलवा देते हैं, तो उस पर सवाल खड़ा करने पर कहते हो कि पढ़े लिखे लोग नहीं। इतने ज्ञानी महापुरुष अंधभक्त बने हो जो तरह तरह का पूरे चुनाव में जो राहुल गांधी ने अयोध्या जी पर झूठ बोला, उस पर जवाब दीजिए। जवाब ही नहीं है। बीच में क्या बोल रहे? देखो नवीन जी, ऐसा अरे राहुल स्वामीनाथन जी, आप पार्टी की बात करें ना, आप तो व्यक्तिगत पे आ गए। राहुल गांधी के रिजर्वेशन कर पाए ना प्रियंका गांधी के रिजर्वेशन कर पाए? झूठ मत बोलो चैनल पर बैठ के। राहुल गांधी के रिजर्वेशन नहीं कर पाए, चैनल पर बैठे हो। जो पढ़ने गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए वहाँ पे, ना प्रियंका गांधी के भटनागर जी, औकात सुनने का तो सुन लीजिए। नहीं तो औकात रहनी चाहिए सुनने, सच्चाई छुप नहीं सकती पौना बनावट के रसूलों से। थोड़ा सवालों का जवाब देना सीखिए। सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए पहले। ना प्रदीप जी, नहीं बैठा हूँ, सच सुनने के लिए बैठा हूँ, सवालों का जवाब मुझे भी चाहिए। झूठ तो बोल रहे हो, हम झूठ बोल रहे हैं। झूठे तो आप हो, आसाराम के भक्त आप झूठे तो आप हो, राहुल जी झूठे, आप इंटीरियर में राहुल जी झूठे, बैठ के झूठ बोल रहे हैं, विश्लेषण साहब सही कर रहे हो उसको। आप नाली में गैस निकालते हो, आप नाली से गैस निकाल के जला देते हो। आप ऐसे आधुनिक वैज्ञानिक हो, आप अवतारी हो, बायोलॉजिकल नहीं हो। अरे हमने राहुल जी की भी गैस निकाल दी, पता है आपको? हमने राहुल जी की भी गैस निकाल दी एक बार, पता है आपको? हमने राहुल जी की 2 बार गैस निकाल दी। लेके आए हो, अरे राहुल जी की भी गैस निकाल दी हमने तो। चाह रहे हो, भगवान बनना चाह रहे हो, सर मानी चाहिए। देश में तो भगवान बनने का कोशिश कर रहे हैं। देश के जनता को 2 करोड़ नौकरी का राहुल जी की तो गैस निकाल चुके हैं भैया, कांग्रेस की भी गैस निकाल चुके हैं 2 बार। देश के लोगों को के नौकरी में आए 2 करोड़ नौकरी, भाइयों बहनों मित्रों, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी, 9,27,000 नौकरी 11 साल में दिया गया, वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट की सरकार चल रही है। 16 लाख करोड़ अपने भाई पूंजीपतियों को दे रहे हो। 16 लाख करोड़ में 1-1 करोड़ नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं होती, युवा से लेकर कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी नहीं होती। लोगों को दे सकते थे। क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, पता ही नहीं। देश में कर्ज ला रहे, सुनने का ताकतवर को सुनाई नहीं देगा। ठीक है स्वामीनाथन जी, आपकी बात आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए मुझे। स्वामीनाथन जी, आपकी बात आ गई है। मैं अपना बात, नवीन भाई, हम इनके बीच में नहीं बोले। चलिए ठीक है, 30 सेकंड कंप्लीट करिए। 30 सेकंड इस तरह से बीच में बोलेंगे, इनको आईना दिखाए तो इनका फूफा का पिछवाड़ा जल गया, उस तरह का बात दिखाए यार। इस तरह का तुम विपक्ष में आ रहे हैं, अभी भी राहुल पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह झूठ तुम बोलते नहीं, झूठ बोल के विपक्ष में आ गए। 99 नाली से गैस निकाल रहा था, कहता रहा हूँ, नकल चीज से तो 99 पे आ गए।
काहे को यूनिवर्सिटी खोलने की बात स्वामीनाथ जी अपनी बात रखिए ना आप। स्वामीनाथ जी अपनी बात रखिए, उलझ क्यों रहे हैं? प्रदीप भटनागर जी सुन लीजिए, प्रदीप जी सुन लीजिए। हमारे नेता 1 घंटा 40 मिनट पार्लियामेंट में नीट परीक्षा, किसान के मामले में, युवाओं को नौकरी और फिर देखो यही बेशर्मी है आप लोगों। बेशर्म हो, हम नहीं बोलने देंगे। बोलना राहुल सबसे बड़े बेशर्म है। बोल लेते हो राहुल सबसे बड़े बेशर्म है। बेशर्म आदमी हो, किसी मुद्दे पे बेशर्म हो, सीरियसली बात नहीं बेशर्म हो। करते। अपने नेता की तरह आप भी बेशर्म हो, नेता की तरह आप भी बेशर्म हो। फर्जी हो, फर्जी डिग्री। पार्लियामेंट देश में जहां उद्घाटन किया सड़क धंस गया, एयरपोर्ट गिर रहे हैं, मंदिर टपक रहे हैं, रोड धंसे जा रहे हैं, और बात करते हैं सर मानिए, हंसोगे। 121 आदमी मर गए और बाबा को बचा रहे हैं, बाबा का ढोल पीट कर गुन गा रहे हैं। लेकिन स्वामीनाथ जी अगर बाबा की बात आई है तो राहुल गांधी जी वहां गए थे, उन्होंने कोई मांग नहीं की बाबा गिरफ्तार करो, FIR करो, कुछ नहीं कहा। बाबा को गिरफ्तार, देखिए सरकार 80,000 लोगों के लिए परमिशन दिया था, तो 2.5 लाख आदमी छूटे तो किस पे जाता है, किस पे केस होना चाहिए? तो बाबा जी को बचाने के लिए उनके सेवक को 1 लाख का इनाम कौन घोषित किया? जो आयोजक है, आयोजन किया है और जो उसमें आया है, जो अवतारी, जैसे अवतारी एक हमारे देश के प्रधानमंत्री बायोलॉजिकल नहीं अवतारी है, वैसे ही वो भी अवतारी अपने को भगवान बनने का कोशिश की। और 121 आदमी इतने भगवान बन रहे थे तो कैसे बचा लिए 121 आदमी को? तो इस तरह का देश में जितनी बात आप कह रहे हैं इतनी बात भी राहुल गांधी जी कह देते तो हम मान लेते हैं कि जो है इस मुद्दे पे आप लोग गंभीर हैं। राहुल जी गए, सभी के घर में गए, अपने जो जितना लोगों के बीच गरीबों का आंसू पोंछने गए। मोदी जी के तरह नहीं, आसाम जाते थे, नागालैंड जाते थे, आज तक अपने डबल इंजन की सरकार चलाने मणिपुर नहीं गए। निर्वस्त्र होकर जिस तरह से वहां तो आज तक मणिपुर चल रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार नहीं गए। लेकिन बयान तो दिया संसद में उन्होंने, बात सांप सुन जाती है। संसद में बयान तो दिया इस बार। बयान वीर है, वो शोले का डायलॉग सुना रहे थे, अपने विकास का एजेंडा नहीं, मौसी क्या कही थी ये सुना रहे थे। लेकिन अपने पूरे चुनाव में 3 महीने के चुनाव में संकल्प पत्र पर बात नहीं किए, वो मुजरा पर बात किए, मंगलसूत्र पे बात किए, आपके भैंस आपके जमीन पर बात किए। ये हमारे देश के गौरवान्वित प्रधानमंत्री। ठीक है स्वामीनाथ जी, दोबारा फिर आता हूँ आपके पास, फिर आता हूँ। श्रद्धांजलियों पर गोली चला रहे थे। ठीक है दीपक पांडे जी, मुक्त हो गया। दीपक पांडे जी, गुजरात के बारे में जो आज राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े दावे किए हैं, गुजरात मॉडल और अयोध्या मॉडल। अयोध्या मॉडल क्या है जिस पे आप लोग राजनीति करोगे, ये थोड़ा समझा दीजिए, आप लोग क्या समझ में आया है? देखिए, अयोध्या मॉडल बहुत सिंपल और सादा और समझदार लोगों के लिए इशारा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या मॉडल को राम मॉडल से जोड़ना चाहते हैं, राम के नाम से जोड़कर अयोध्या मॉडल को प्रस्तुत करना चाहते हैं। जबकि विपक्ष, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश जी हो, वो जो अयोध्या मॉडल की बात करते हैं, वो बात करते हैं वहां के लोगों की जाति धर्म की एकता की, वहां पर सभी लोगों का एक साथ संगठित होकर सत्य को लोगों के लिए वोट देने की। यही है अयोध्या मॉडल। इसी अयोध्या मॉडल पर पूरे भारत में फिर से चुनाव होगा, चाहे वो गुजरात में चुनाव होगा तो इसी मॉडल पर चुनाव होगा, भारत में चुनाव होगा तो इसी पे चुनाव होगा, किसी भी राज्य में चुनाव होगा तो अयोध्या का यही मॉडल हर जगह प्रस्तुत किया जाएगा और इसी मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा। यही है अयोध्या मॉडल। तो अभी तक भी तो आप लोग यही बोलते थे, सारे जो है जातिवाद की राजनीति खत्म करो, सब धर्म एक, अभी भी तो यही बोलते थे आप लोग पहले भी। हाँ, तो इसको हम लोगों ने बोलते थे, इसको हम लोगों ने प्रस्तुत कराया और हमारे साथ में हम लोगों की जो बातें थी, जो आपने कहा कि हम लोग बोलते थे, जनता ने उस बातों को सुना, हमसे जुड़े और हमको वोट दिया। इसका मतलब कि जो हम बोलते थे वो सत्य हुआ नहीं, घटना, ये सब बातें सत्य हुई। तो हम वही कर रहे हैं, हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, जो हमने बोला वो हमने प्रस्तुत किया, उसका उदाहरण है, वो रिजल्ट के रूप में उदाहरण है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी 37 सीटें हैं, आज सबसे बड़ी पार्टी हम हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी 2nd नंबर की पार्टी, भारत में हम 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसमें जो कथन हमने कहे थे वो कथन को हमने क्या बोलते हैं रिजल्ट के रूप में प्रस्तुत किया है। अच्छा, कांग्रेस कौन से नंबर की पार्टी है?
हेलो, कांग्रेस दूसरे कांग्रेस कौन से नंबर नंबर की पार्टी है? दूसरे नंबर की बोल तो रहे, अपने को तीसरे नंबर की बोल रहे। ठीक है विजय दुबे साहब, आपको नहीं, तो समझ में ये आ रहा है क्या कि कहना जो चाह बता रहे हैं हैं? दीपक आप पांडे जी, जी जी विजय दुबे जी, आपको समझ में आ रहा है कि जो अयोध्या मॉडल की जो परिभाषा बता रहे हैं और जिसपे राहुल गांधी आगे राजनीति करने यही वाले हैं। परिभाषा है, इसी मॉडल पर पूरे भारत में अब चुनाव होंगे और इनकी जो बातें वो जनता समझ चुकी है। अब अयोध्या मॉडल को हर जगह पर लोग अपने आप स्वतः लागू कर लेंगे। हमें कहने और बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमें तो सिर्फ बताना पड़ेगा कि अयोध्या मॉडल किस रूप में प्रस्तुत करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या मॉडल को सिर्फ राम के मॉडल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। आधा अधूरा मंदिर बनवा कर उद्घाटन कर दिया, आधा अधूरा विकास करके विकास का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। आज उसी का उदाहरण है कि जो इनकी स्थिति ये हो चुकी है। हर जगह पर झूठ नहीं काम करता है, हर जगह धरातल पर आने के लिए कुछ चीजों को संपूर्ण करना पड़ता है। अधूरे ज्ञान पे काम नहीं चलता है। बहुत दिन तक जिसको छलना चाहते थे वो छल चुके, और छलने की स्थिति कहीं पूरे भारत में इनकी रुचि नहीं है। आप जहां पर भी जाएंगे यही मॉडल प्रस्तुत किया जाएगा। राहुल गांधी जी ने बिल्कुल सही कहा है। अब चाहे वो गुजरात हो, चाहे अभी आने वाले समय में चुनाव मध्य प्रदेश के होंगे, मध्य प्रदेश कह रहा हूँ, महाराष्ट्र के होंगे, जहां पर भी राज्यों के चुनाव होंगे वहां पर ये मॉडल काम करेगा। समाजवादी पार्टी गुजरात चुनाव लड़ेगी? क्या कह रहे हैं? समाजवादी पार्टी गुजरात में चुनाव लड़ेगी? आज थोड़ी लड़ेगी, अलग लड़ेगी या कांग्रेस साथ लड़ेगी? अब हम गठबंधन में है तो गठबंधन में लड़ेंगे ना। अच्छा, तो आप गुजरात चुनाव लड़ेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। आपके खिलाफ तो पूरे भारत में हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसमें क्या है कि कोई भी और घटक जितने दल हमारे साथ में है वो सब घटक दल मिलकर ही साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है दीपक जी, अयोध्या में गोली चलवाएंगे दोबारा? ठीक है प्रदीप भटनागर, ठीक है विजय दुबे साहब, आप थोड़ा इसको थोड़ा डिस्क्राइब करिए जो बता रहे हैं अयोध्या मॉडल के बारे में। क्या यही मॉडल है? क्या ये पहले नहीं था, कुछ नया हुआ है? पांडे जी, मुझसे आप मुखातिब हैं शायद। जी विजय दुबे जी। देखिए, जो अभी सपा प्रवक्ता पांडे जी जो बात कह रहे थे, दरअसल एक लंबा दौर निकला है और राम मंदिर आंदोलन भारतीय जनता पार्टी को उभारने, को सत्ता में लाने में, या आप अगर पिछले इतिहास को देखें तो अगर भारतीय जनता पार्टी का उदय भी हुआ था, या जिस प्रकार से राम मंदिर आंदोलन की वेब पे चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी ने उस उफान के ऊपर सत्ता हासिल की। उत्तर प्रदेश में भी कई बार राज्य सरकारें, चाहे कल्याण सिंह की पीरियड की बात कर ली जाए, या राजनाथ सिंह जी स्वयं भी जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं इस प्रदेश के, तो वो भी एक पीरियड था जबकि राम मंदिर आंदोलन चला था। और राम मंदिर आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पे जो लाभ भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन से ले सकती थी वो उस दौर में उसने भरपूर लिया है। लेकिन आज चूंकि अब पिछले नरेंद्र मोदी का ये तीसरा टर्म है, लेकिन पिछले 2 टर्म्स के बीच में जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, उससे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के प्रति थे वो फुलफिल नहीं हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर जहां तक अयोध्या मॉडल की बात की जा रही है, ये अयोध्या मॉडल जो है, मैंने कहा कि भाई वही वो अयोध्या मॉडल है जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इस उभार पे लाई। इस तरह से उसने हिंदूवादी पार्टी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश किया। लेकिन वही अयोध्या मॉडल जो कांग्रेस डिस्क्राइब कर रही है या अपोजिशन बता रहा है, वो एक सीट पे जीत का एक मात्र एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप सोचते हैं साहब कि वो अयोध्या मॉडल गुजरात में भी उसी तरह से काम करेगा जैसे वो स्थानीय तौर पे अगर देखा जाए तो अयोध्या में उसने काम किया, तो ये मुझे थोड़ा सा इसमें जो है अभी राजनीतिक परिपक्वता नजर नहीं आती। क्योंकि इसके लिए एक जो पूरी स्ट्रैटेजी है, जो पूरी तरह से एक राजनीतिक रणनीति की बात है, चाहे वो आने वाले देश के 4 राज्यों के चुनाव हैं या खासतौर पर गुजरात के मामले में जहां तक राहुल गांधी कह रहे हैं, तो अभी राहुल गांधी की बात भी उस तरह से स्पष्ट नहीं नजर आती जिससे कि कांग्रेस की राजनीति आने वाले समय में इन राज्य सरकारों के चुनाव में नजर मतलब आनी चाहिए, या उसके पीछे एक सोच जो है वो डेवलप की हुई सोच जो राजनीतिक तौर पे है वो सामने आना चाहिए। देखिए अभी क्या है, अभी जो लोकसभा है उसमें भी
एक अयोध्या के नाम पर अयोध्या के सांसद को जो 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 लोकसभा की सेटिंग है उसमें बिल्कुल आगे या दूसरे नंबर पे बिठाया जा रहा है, अगर कहा जाए तो। डिप्टी स्पीकर ही तो बना रहे हैं, केवल आप ये भी विपक्ष बात का है, एक डिप्टी लोगो स्पीकर है। का नाम है जी। हाँ, तो ये लेकिन किसकी ओर से आया? एक बात और भी गौर करने वाली है, ये जो है तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी ने इस नाम को आगे किया और कहा कि डिप्टी स्पीकर के लिए जो है हम अवधेश प्रसाद जी को आगे करना चाहेंगे या उनके नाम का प्रस्ताव करते हैं। तो क्या सारा अपोजिशन इस प्रकार से पूरी तरह से तैयार है इस बात के लिए कि अवधेश प्रसाद को जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए लोकसभा का उसको आगे रखना चाहता है? ये सारी बातें जो हैं, पहले तो विपक्ष के बीच में आपसी सहमति या क्लियरिटी होना चाहिए। और ये जो अयोध्या मॉडल की बात है, अयोध्या में मात्र एक अयोध्या की सीट जो है वो विपक्ष ने जीती है, आसपास की और सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते। देखिए, अयोध्या में निर्माण हुआ, लोगों की नाराजगी है, बहुत सारी बातें हैं जो कि जनता में है। जहां तक बात अभी प्रदीप जी कह रहे थे कि भाई जो सैनिकों का मामला है, चाहे अग्निवीर वाला मामला है, तो इन सब चीजों में एक स्पष्टता जो है लोगों को जो चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी को लानी पड़ेगी। और आप केवल लॉलीपॉप पकड़ा करके अगर सोचे साहब की जो है काम चल जाएगा तो ये होने वाला नहीं है। कारण ये है कि हमारे यहाँ जहां तक बात अग्निवीर योजना की है, इसके ऊपर लगातार एक ग्रामीण भारत में एक अलग सोच है भारतीय सेना में जाने के बारे में। और वो ये मान के चलता है कि हमारा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, हम जैसे पश्चिम के देशों में बहुत छोटे समय के लिए हर व्यक्ति को ये अनिवार्य है कि आपको जो है सैनिक प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और आपको हमेशा उस तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि जब भी आपको कॉल किया जाए तो आप सेना में भर्ती हो सके या देश के लिए लड़ सके। लेकिन हमारे यहाँ की जो कॉन्सेप्ट सेना की है वो पूरी तरह से अलग है। हम शॉर्ट टर्म अपनी सेना को तैयार नहीं करते, हम लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करते हैं। पूरी तरह से चीजें जो है वो दूसरे किस्म की होती हैं। प्रदीप भटनागर जी जवाब नहीं दीजिए। जाता जी प्रदीप जी जवाब दीजिए। मैं अग्निवीर से शुरुआत करता हूँ, शीशे से शुरुआत करता हूँ। समय कम है, जल्दी थोड़ा। हाँ, अभी फैजाबाद के अंदर भी अभी चल रहे हैं ट्रेनिंग और उसका नाम इंटरव्यू चल रहे हैं आर्मी भर्ती के लिए, और अग्निवीर में सारे भर्ती हो रहे हैं। तो जो बच्चे आ रहे हैं, क्या उनके मुंह से सुना अग्निवीर के बारे में? केवल और सिर्फ केवल उन बच्चों के पीछे ये नेता जितने विपक्षी दलों के, ये राजनीति कर। अभी कह रहे थे, अभी कांग्रेस के चला जाता हूँ मैं, कांग्रेस के दोस्त मेरे कह रहे थे कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रखा है। वो रोजगार नहीं होता क्या? 3.5 लाख पद झारखंड के अंदर खाली पड़े, आपने कभी उस पर चिंता करी? 1 लाख पद आपके हिमाचल में खाली पड़े, उस पर चिंता करी आपने? 25 लाख बच्चे अशोक गहलोत से नौकरी मांगते रह गए। जो पेपर लीक के मामले 5 साल हर साल पेपर लीक, उस पर क्या बोले? केवल ये सवाल करके उलझाना चाहते हैं और इस जनता को लोकसभा में बैठ के दिखाना चाहिए, देखिए हम आप पे कितने हितैषी हैं। ठीक है। और मैं खत्म लास्ट और कर रहा हूँ, क्या ये हमारे जो विश्लेषक साहब बैठे हैं तो ये भी बताना चाहिए था, जो 99 सीटें आई हैं, जो 8,500 रुपए खटाखट पूरा, उसमें भी रोशनी डालनी चाहिए थी तो ज्यादा अच्छा बेहतर लगता। और अयोध्या विधानसभा हारे नहीं, वहां से जीते हैं। ठीक है, फैजाबाद आ रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं आप। ठीक है, तो जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, बीजेपी समझ नहीं पा रही किस तरह से इसका बचाव करना है, लगातार हमले हो रहे हैं और संसद का सत्र 22 जुलाई शुरू होगा, उसमें एक बार फिर यही सब देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।